नमस्कार, मैं हूँ ऋषि ठाकुर और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल लाइव फर्स्ट डॉट टीवी। लाइव फर्स्ट डॉट टीवी में वक्त हो चला है पब्लिक डिबेट का। पब्लिक डिबेट में जिसमें हम आपको दिखाते हैं पब्लिक के सवालों को हमारे द्वारा पूछा जाता है उनके रहनुमा से। आज हमारे साथ लाइव फर्स्ट डॉट टीवी में खासकर कार्यक्रम पब्लिक डिबेट में जुड़े हैं मेहमान समाज सेवी संस्थाओं के सामाजिक रहनुमा पेट्रो फार्मर ट्रांसमिटेड इन पब्लिक लाइफ एनजीओ के ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी मेजर कमर कमर सुरेश राणा जी। सुरेश राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। आप आज पब्लिक डिबेट में आप लोग को खास कार्यक्रम में पेश हुए हैं। लोगों के कुछ सवाल हैं जो कि हम आपको पब्लिक डिबेट में लाइव फर्स्ट टीवी में हम आपको देते हैं। आपका पहला सवाल है कि आप हिमाचल जिला ऊना से हैं, कितना लगाव है आपको जन्मभूमि से? आजकल आपका दिल्ली में सेटअप भी है। लगाव के बारे में पूछे तो अभी मैं हनुमान जी तो बन नहीं सकता कि अपनी छाती खोल के दिखाऊं कि इसमें मेरे दिल में पूरा हिमाचल बसा हुआ है। जी आप इसके इसके लिए आप एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास गाड़ी है एक, उसमें भी मैंने हिमाचल का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है जाके, ताकि मैंने अपने स्टेट को वो जो फंड जो पैसे जाएं जो उसका कंट्रीब्यूशन है और इंश्योरेंस जो है वो मैंने हिमाचल से ली हुई है। मैं इतना आपको एक दिखा सकता हूँ। मैं लेने को दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली से भी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता था, पर मैंने हिमाचल का लिया ताकि मेरी आइडेंटिटी उसमें है, दुनिया को पता चले कि ये आदमी जो है ये हिमाचल का और हिमाचल को बिलोंग करता है। जी। तो जैसे रिटायरमेंट के बाद कितने सालों से आप समाज सेवा में हैं? मैं देखिए, मैंने मेरा बचपन पैदा ही मैं हिमाचल में हुआ, ज्वार डिस्ट्रिक्ट ऊना, ज्वार से का मैं रहने वाला हूँ। पढ़ा एक जगह है उसका मैं रहने वाला हूँ। और मैंने अपनी शुरू की पढ़ाई जो है 9th तक पढ़ाई जो है मैं आपके लोहारा गवर्नमेंट स्कूल से की। पहले मैं जवाहर गवर्नमेंट स्कूल में होता था चौथी पांचवी तक, फिर मैंने 9th तक वहां की, फिर एक साल दिल्ली चला गया, फिर मैं 11th के लिए प्री उसके लिए फिर अम्ब कॉलेज में आया 73 में, और 76 में मैंने ग्रेजुएशन करके अम्ब कॉलेज, उस वक्त नेशनल कॉलेज अम्ब होता था, वहां से मैंने जी 76 में फिर मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी में मैं 20 साल मैंने नौकरी किया, 76 टू 97। 97 में मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आ गया। आने के बाद जब मैंने देखा तो देखा कि हिमाचल में काफी चीजें वो हैं कि ठीक ढंग से नहीं हो रही, जिस तरह से हमारा होना चाहिए था उसने नहीं। एक देव भूमि को देव भूमि नहीं बन रही है, उसको थोड़ा थोड़ा खराब किया जा रहा है, उसका खनन हो रहा देव भूमि का। हमने एक एनजीओ स्थापित किया यहाँ पे ही, वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, जिसमें हम एक ये ऐसा एनजीओ है जिसमें आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, हमारा कोई अकाउंट नहीं है, कोई हम डोनेशन नहीं लेते हैं। जो भी हमारे मेंबर हैं वो रिटायर्ड भूतपूर्व पूर्व सैनिक हैं, और वो अपने जेब से अपनी तनख्वाह से अपनी पेंशन से जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो अपने सारे कामों के लिए, पब्लिक के लिए जो भी काम करते हैं उसके लिए वो पैसा करते हैं अपनी जेब से, कोई किसी से पैसा नहीं लेता। जी तो ये हम अभी काम कर रहे हैं। जी और पिछले 5 सालों से मैं हिमाचल में लगा हुआ हूँ, जी और काफी चीजें कर दी हैं, दो चार हमने रेगुलेशन जो है वो पास करवा दिए हैं, जी। और आगे भी लगे हुए हैं। अभी हम रिसेंटली जो है अभी बद्दी में हमने देखा कि बद्दी जो देव भूमि है वो खराब हो रही है। थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे बाद में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप आरटीआई के द्वारा सरकारों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसको जी आप कैसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं? देखिए, आरटीआई हर कोई, जो भी गवर्नमेंट सत्ता में आने से पहले बहुत प्रॉमिस करती है ताकि वो सत्ता में आ सके, दुनिया को बेवकूफ बना दे।
जी मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारा वेटरन्स फोरम जो है एक नॉन एपॉलिटिकल वो है, तो हम किसी के साथ नहीं, हम गवर्नमेंट की जो कमियां हैं उसको उजागर करके दुनिया को, जो हमारे पब्लिक है जिनको वो जिन्होंने वोट देके उनको पावर में लाया हुआ है, हम चाहते हैं कि वो 5 साल अच्छा तरह से काम करें। तो जी हम आरटीआई के थ्रू, जैसे जो कोई अनाउंसमेंट होती है आरटीआई के थ्रू, उसके बारे में पता करते हैं कि क्या ये रूल उधर अप्लाई किया हुआ है या नहीं है। तो जब हमें जवाब आ जाता है आरटीआई के थ्रू, तो हम फिर एनजीटी जी में जाते हैं या फिर उसे कोर्ट में जाते हैं। जैसे शिमला हाई कोर्ट में गए, जब हमने पता किया 2016-17 में इनसे बारे में, क्या नाम, फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पता किया, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में पता किया, देखा तो ये कहीं भी लागू नहीं है। और ये इतने बढ़िया एक्ट है कि आप एकदम राजा बना देता पब्लिक को, जी पर वो अप्लाई नहीं है। दूसरा, हमें किसी को इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। जी तो जैसे इस तरह से हमने हम, किया है कि जी प्राइवेट पर आपका काफी झुकाव देखा जी हमने, और आप लोगों ने हिमाचल के लिए क्या प्लानिंग की है? अभी रिसेंटली आपने कुछ कानून जो यहाँ इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की है ऊना में, क्या प्लानिंग आपकी? देखिए, एक तो हमारा पहले हमने जो सबसे पहले काम किया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है, जो कि भारत की पार्लियामेंट में पारित किया गया था, और 12 दिसंबर 2013 को ये एक पूर्ण रूप से कानून बन गया था। जी पर इसमें किसी को कोई पता नहीं है। इसकी धाराएं हैं 3, 4, 5 और 8, जी जिनके के अनुसार जो है वो मिड डे मील है, आपका समग्र बाल विकास सेवा व पीडीएस वितरण प्रणाली द्वारा निर्धन व्यक्तियों को हर महीने 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं व 1 रुपया प्रति किलो अन्य गेहूं व अन्य अनाज देने का प्रावधान है। जी पर इस बारे में कोई कुछ आपके हमारे हिमाचल में नहीं था। हम हाई कोर्ट शिमला में गए, इसका पैरवी किया, और हमने उनसे प्रार्थना किया कि जो ये धाराएं हैं, जैसे धारा 4 के अनुसार हर गर्भवती महिला व धात्री माताओं को गर्भावस्था के दौरान व बच्चे को जन्म देने के उपरांत जो है 6 महीने का 500 कैलोरी के बराबर का जी पौष्टिक आहार व एक बार 6,000 रुपए देने का नियम है। जी और वो सहायता, वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। और उसके साथ है, जैसे हमारे उसी में धारा 5 है उसके खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, प्रत्येक बच्चे को जो 14 वर्ष तक की आयु का है होने तक उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए घर ले जाने के लिए मुफ्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने सुविधा है। धारा 8 के अनुसार अगर 3, 4 और 5 में आपने ये चीजें नहीं दी हैं, यानी कि किसी जिसको सुविधा देने का सरकार ने वायदा किया और वो उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो उसके बदले में उसको उसके बैंक के अकाउंट में उससे 3 गुना जो उसका प्राइस है, उससे 3 गुना का प्राइस जो है विद इन 1 वीक आपके 1 महीने के अंदर नेक्स्ट मंथ उसको उसके बैंक में आना चाहिए। तो ये वेटरन फोरम ने ये लड़ाई लड़ी है, और ये आपके यहाँ पर नियम जो है लागू हो गया है। दूसरा लागू एक नियम और हमने किया है 2000 क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, जो कि जी पूरी आपके जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर नकेल है। आज जो भी है हॉस्पिटल, जी कोई भी बंदा खड़ा हो जाता है, एक कंपाउंडर भी हॉस्पिटल लेके खड़ा हो जाता है, पानी के इंजेक्शन लगा दो 25 रुपए ले लो जी। बीमार जी आदमी है, जब वो प्लस का निशान देखता है तो भागा हुआ चला जाता कि हॉस्पिटल है, वो ये नहीं देखता इसमें क्या है। जी आप अंदर गए नहीं, उन्होंने देख लिया मुर्गा कौन सा मुर्गा, कैसा अच्छे बालों वाला है तो कितने बाल निकालने हैं। आपको जब पता है कि आप इसका क्या नाम इलाज नहीं कर सकते, तो आप उसको पेशेंट को क्यों लेते हो, क्यों नहीं कहते उसको पेशेंट को कीजिए फलानी जगह पे जाओ, बड़े हॉस्पिटल में जाओ, पर वो नहीं कहेगा। जी वो देख लेता है कि थोड़े से पंख मैं निकाल लूं फिर आगे भेज देता हूँ।
तो वो कर लेगा, एक रात रखेगा, फिर करेगा ये बिल हो गया, ये पैसे जमा कराओ अभी कर देते हैं, उसके बाद आपको भेज देता। तो ये पेशेंट तो उस वक्त बीमारी की हालत में है, जो गांव घर वाले हैं वो तो दुविधा में, उनको चाहिए। तो इनके ऊपर नकेल डालने के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 बना हुआ है और ये हम लागू करवा रहे हैं। और उसका क्या था कि आपको रेट लिस्ट लगानी है, आपको लगाना है कि ये दांत का हॉस्पिटल है। देखो प्लस का निशान तो हर पैसे का है जी वो तो हर हॉस्पिटल वाला लगाता है, हॉस्पिटल एच लिख दिया और प्लस का निशान लगा दिया। तो मैं तो एज ए क्या नाम पेशेंट, एज ए गरीब पब्लिक, मुझे डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता कि ये हॉस्पिटल डंगर डॉक्टर का है या साला क्या नाम सॉरी आपका डेंटल का है या कोई और है। तो हमने ये जो कानून है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये कहता है कि आपको स्पेसिफाई करना है कि हार्ट का पेशेंट का वो है, इसमें फलाना फलाना हॉस्पिटल डॉक्टर नंबर सो एंड सो, डॉक्टर ए ये स्पेशलिस्ट है, उसकी ये क्वालिफिकेशन है, उसका ये चीजें हैं। उसके बाद से दूसरा, इसमें ये स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ ये है, इनकी ट्रेनिंग ऐसे हुई, तब पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ क्या है, 10वीं पढ़े हुए बच्चों को छोटे छोटे लेते काम करवाना शुरू कर देते हैं, उनको पास ट्रेनिंग नहीं है, डीएनएमएस या नर्सिंग का वो कोर्स नहीं किया हुआ है। तो ये चीजें सारी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में लगी हुई है। दूसरी बात, आपको इसमें रेट मेंशन करने हैं, जैसे हमने अभी दिल्ली बिहार में और इसमें यूपी में करवा दिया है कि भाई आपको डिस्प्ले करना है कि हार्ट का ऑपरेशन करना है तो इतने पैसे हैं, आंख का ऑपरेशन करना है तो उसके पैसे हैं। रेट लिस्ट जैसे होटल में लगी होती है वैसे इन्वेंटराइजेशन करना है और उसमें रेट लिखना है आप। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो ये क्वैक जो है, जो झोला छाप जो डॉक्टर हैं वो चले जाएंगे। पर इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें भागना पड़ेगा। हम कोई पैसा नहीं लेते किसी से, हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है हमारा, इस वेटरन फोरम का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। हम जो है अपनी पेंशन से, जैसे मैं अगर काम कर रहा हूँ हिमाचल के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अपनी पेंशन में से एक महीने से अगर मेरी 100 रुपए है तो मैं 10 रुपए रख लेता हूँ कि मैंने ये लगाने हैं जी। तो हम ऐसे काम कर रहे हैं जी। हमने पूरी जिंदगी भर जवानी हमने देश की सेवा के लिए लगा दी, अभी हमने थोड़ा सा जो वक्त बचा हुआ है, हम इतना हमारे पास खर्च कर सकते हैं कि हम पब्लिक की सेवा करें। तो इस तरह से हम ये सेवा कर रहे हैं। आपका इसका फूड सिक्योरिटी बिल में काफी मैं संघर्ष रहा, तो क्या ये हिमाचल में फूड सिक्योरिटी बिल और प्लस क्लिनिकल बिल जो है इनके इम्प्लीमेंट है अभी तक हिमाचल में? मुझे कुछ आवाज क्लियर नहीं आई। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारा फूड सिक्योरिटी बिल और क्लिनिकल बिल क्या हिमाचल में इम्प्लीमेंट हो पाया? हाँ, मैंने चंद एक हॉस्पिटलों से अभी मैंने आरटीआई के थ्रू पता किया था हेल्थ मिनिस्ट्री से, और उन्होंने बोला कि सारा कुछ एक इसमें चीफ मेडिकल अफसर वगैरह का उसमें प्रावधान है, क्योंकि अगर मैं वो चीजें आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये सारा जो हमारा पीएल था ये 75 पेजेस का है। तो 75 पेजेस के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो 2-3 घंटे का समय चाहिए। तो मैं आपको मोटा मोटा ये बताता हूँ, हमने पता किया था आरटीआई के थ्रू और इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कि इस वक्त 40% इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट ले लीजिए, चाहे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ले लीजिए, हम अभी इनको और 1 साल का टाइम दे रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम फिर हेल्थ मिनिस्ट्री से पता करेंगे कि क्या हुआ है, कितने हॉस्पिटल आपने रजिस्टर्ड किए हुए हैं। और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि आपका कोई भी हॉस्पिटल है, एक सिर्फ मिलिट्री हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी सारे हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होंगे। उसमें लिखा जाएगा, उसको चेकिंग होगी उसकी, उसके बाद से आपको उसका हर साल उनको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इन्होंने हमें वो दिया कि 40% हो गया है। हम वैसे पिछले एक क्या अभी दूसरा साल भी खत्म होने वाला ही है, तो 2 साल और ऑलमोस्ट 1.5 साल से जब से ये कोविड फैला हुआ है, हम इसको ना तो हम ऑन ग्राउंड जा सके हैं,
ना हम अभी आगे पता कर सकें, कि हम भी वेरीफाई करना चाहते थे ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम फिर कोर्ट में इसीलिए जाएंगे, हम बताएंगे कि आपने तो हमें रिटर्न में दे दिया कि 40% हो गया है, बट ऑन ग्राउंड हम देखना चाहते थे। चलो ठीक है। एक तो ये आपका मुद्दा रहता था सिक्योरिटी बिल और ये क्लिनिकल बिल जो है, लेकिन आप एक दूसरे बिल में भी मैंने देखा पढ़ा कि जो पर्यावरण के ऊपर भी आप कर रहे हैं, उसमें आप कहाँ तक पहुंचे हैं? क्या हिमाचल भी एक दिन दिल्ली या लुधियाना की तरह इस पर्यावरण के हिसाब से खराब हो जाता है? आपको ऐसा लगता है क्या? ऋषि जी, मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये बड़ा ज्वलनशील मुद्दा जो है वो आपने उठाया है जी और मैं अभी इसके ऊपर ही कर रहा हूं। अभी कोई पिछले हफ्ते हमने, आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा कि हिमाचल को 10,000 करोड़ का मेडिकल पार्क बनाने का, वो बल्क जी ड्रग पार्क खोलने का डिस्ट्रिक्ट ऊना में जी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कांटेक्ट के लिए फाइनल इन्होंने भेज दिया है। 1400 एकड़ की जगह मिल रही है। तो जी हमें बड़ी खुशी है ये कि हमारे हिमाचल में ये चीज आ रही है। हमारा देवभूमि और बढ़ेगी। वैसे देवभूमि को तो अभी दानम भूमि में बना दिया है। आप बद्दी के केस को जानते हैं, उसका भी हमने बद्दी में हमने किया था। तो हमने चीफ जी मिनिस्टर साहब को यही चिट्ठी लिखी थी अभी, कि हमें बड़ी खुशी है कि ये आप काम कर रहे हो और बड़ा अच्छा ये है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उधर लोकल बंदों को काम मिलेगा और जी हमारे जो स्टेट की है उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। पर क्या आपने ये चीजें बढ़ाने के साथ के आपने सोचा तो है क्या, उसके साथ साथ आपने वो प्रावधान भी किए जिससे कि पर्यावरण दूषित ना हो? जी आप किसको कमा के दोगे? वो तो कमाने वाले तो फैक्ट्री वाले कमा के ले जाएंगे, लोकल तो मर जाएंगे वहां पे। आप जी बद्दी का हालत देखिए। हमने बद्दी में, अगर आप ओ ए 136/2020 पढ़े, ये पब्लिक डोमेन के ऊपर है, नेट के ऊपर है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 78-79 पेजेस का वो है। और जी एक है ओ ए 801/2018, ओके जिसमें कि आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हिमाचल जी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आपके डीसी सोलन ने ये जी एक्सेप्ट किया है कि बद्दी में जो प्रदूषण है वो बहुत वो है। हमने वहां से सैंपल इकट्ठे किए थे, पानी के सैंपल इकट्ठे किए, मिट्टी के सैंपल इकट्ठे किए, और उसमें पाया गया एकदम, एक चीज होती है 200 KLD का मात्रा में उनमें टॉक्सिक मिला है। अच्छा तो वो बहुत खतरनाक है। आप ये पोल्यूशन एक हिमाचल में नहीं कर रही है। हिमाचल में आप अगर बद्दी में देखोगे, लोगों को खुजली हो रही है, लोगों को गले खराब है, लोगों को खांसी है, बहुत ज्यादा से बीमारियां हैं। तो आप अगर इंडस्ट्री लगाओगे, किस लिए लगा रहे हो? लोकल की तो जमीन जा रही है, तो वो लोकल तो रहेगा ही नहीं बेचारा। आपके जीव जंतु नहीं रह रहे हैं, आपका लाइफ स्टॉक खत्म हो रहा है, आपका जो जीव जंतु वो खत्म हो जाएंगे। आप, हमने सिरसा नदी में से, बद्दी में से सैंपल उठाए थे, वो हमने इधर लेबोरेटरी में अपने आप टेस्ट करवाए। उसमें बहुत जहरीला पानी पाया गया है। और आप हिमाचल को या बद्दी को ही नहीं खराब कर रहे हो, आप आगे पूरे पंजाब में सतलुज में पानी जा रहा है, वो उसको खराब कर रहे हो। सतलुज जी से आगे फिर पाकिस्तान में जा रहा है वो। तो आप इंटरनेशनली इस चीज को पोल्यूशन करा रहे हो, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो। और हम इंटरनेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी चले गए हैं। हमने एक अभी पीएल की है और उसका भी होगा। अभी एक जो आपको मैंने OA801/2018 बताया, उसमें आप देखोगे 16 यूनिट आपके डीसी सोलन ने और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक्सेप्ट किया है कि इनका जो प्रदूषण है, इनका जो पानी वेस्ट है, वो बहुत खतरनाक पाया गया है। जी और 4 यूनिटों को 10.5 लाख रुपया जुर्माना भी कर दिया है। तो जी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट किया था। देखिए, उस वक्त भी कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर होगा, उस वक्त भी सारे पोल्यूशन कंट्रोल वाले थे,
तो इन्होंने मुझे अभी उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने वो चिट्ठी डीसी साहब ऊना को लिखी। डीसी ऊना साहब ने, इंडस्ट्रियल मैनेजर है कोई उनका, आज मुझे मेल आया है कि जी हमें बहुत अच्छा लगा आप इसके लिए कर रहे हैं और हम इसका ध्यान रखेंगे। हमने उनको लिखा था कि अगर आप हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले जब अलॉट करोगे उससे पहले आप इफ्लुएंट का जो भी आपका ट्रीटमेंट है, पाइपलाइन होनी चाहिए, सीईटीपी होनी चाहिए, वो साफ करने का सिस्टम होना चाहिए। अगर आपकी 500 फैक्ट्रियां लगनी है तो उसका लोड देखना है, क्योंकि आपका जो बद्दी में सीईटीपी है वो उतना लोड नहीं ले सकता है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, फैक्ट्री वाले बाहर फेंके, अनट्रीटेड पानी जाएगा तो वो सारे फ्लोरा एंड फौना को खराब करेंगी। तो वो एक ही चीज को नहीं है, सब चीजों को उससे नुकसान है। आदमी को तो नुकसान है, पक्षियों को नुकसान है, जीव जंतु जो पानी वाले हैं उनको नुकसान है जो वहां पे है। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये, मैं जानता नहीं हूँ कि लुधियाना में क्या हो रहा है या दिल्ली में क्या हो रहा है, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि बद्दी में क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने इसमें रिसर्च किया है, मैंने इसमें पूरा अंदर घुसा है। मैं उधर जाके 5 दिन रहा हूँ, वहां एक एक फैक्ट्री के बाहर ढूंढा है, उस गंदगी में देखा है जाके कि क्या है, उसकी मैंने फोटो खींची है, फिर मैंने एनजीटी में दी है, तभी एनजीटी ने ऑर्डर दिया है। जी, हम लोग भी चाहते हैं कि हिमाचल में फैक्ट्री लगे, लेकिन कानून और तरीके से लगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका ये जो मुद्दा जो है इसको सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार की आंखें खोली जाए, जो कि न्यूज चैनल और जो हमारा काम हुई। तो आशा की मेरी आप आगे लगे मेरी रहेंगे। आपसे, जी जी, बोलिए बोलिए। मैंने कहा मेरी आपसे ऋषि जी यही दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को आप आगे पहुंचाइए और जनता के बीच में ले जाइए। और देखिए मीडिया में बहुत ताकत है, आप अगर निष्पक्ष होकर काम करेंगे, निर्भय होकर काम करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। देयर इज नो लिमिट फॉर योर प्रोग्रेस। तो आप जाइए, जैसे भी ये होता है, अभी तो ये इनिशियल स्टेज में है, पर इससे पहले जो इन्होंने एयर मार्क कर ली है, आप वहां का सर्वे करिए, आप उसमें देखिए क्या कोई पाइपलाइन बिछ रही है, क्या कोई ऐसे क्या नाम उसको, जो एफ्लुएंट निकलना है, जो मेडिकल वेस्ट निकलना है, जो फैक्ट्री वेस्ट निकलना है, अगर कोई डाइंग की वो लग रही है, कपड़े की वो लग रही है, धागे की मिल लग रही है, तो उसका जो पानी है कहाँ जाना है, तो क्या उसके लिए पाइप सिस्टम लग रहा है। ये चीजें आप लेके जनता के बीच में जाओगे, जनता खड़ी होके जब ये त्राही त्राही मचाएगी। मैं कल परसों कहीं देख रहा था और कहीं मुझे बताया गया, अभी जैसे ये कहना कोरोना खत्म होता, मैं आप हिमाचल में आने वाला हूँ, ऊना में डीसी साहब से भी मिलूंगा, इंडस्ट्रियल जो ये मैनेजर साहब हैं इनसे भी मिलूंगा, मैं जनता से भी मिलूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जस्टिस, मेरे ख्याल से रणधीर सिंह ये जी या कौन से, वो एनजीटी की एक कंपनी गई थी अभी स्वान नदी में, देखा है। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खनन हो रहा है, ये हिमाचल देवभूमि नहीं रहेगी, इसको देवभूमि, हमारे बच्चों के बच्चे नहीं कहेंगे इसे देवभूमि, ये आप और हम कह रहे हैं इसको देवभूमि, पर ये हमारे रहते रहते दानव भूमि बन गई हुई है, ये प्रॉपर दानव बन गया हुआ। कुछ एक बंदे फायदा उठा रहे हैं, बाकी दुनिया को मार रहे हैं, पर मुझे नहीं पता कि वो बंदे कितने दिन तक जिएंगे। जी कमर साहब, मैं एक और सवाल आपसे, कोरोना काल में आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो हमारे सैनिक हैं, सेवानिवृत्त है, उन्होंने क्या काम किया हिमाचल में या दिल्ली में? देखिए, हमने जितना भी है हिमाचल में तो बड़ा थोड़ा काम कर सके, क्योंकि आने जाने के भी साधन नहीं थे, दूसरा रिस्ट्रिक्शन भी थी। हमने जैसे दिल्ली में है, हमने पूर्व सैनिक, मैं यहाँ पे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जिलाध्यक्ष हूँ। तो हम बाहर जाके जिस किसी को जरूरत होती, जिस किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को जैसे हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है और बड़ी मुश्किल थी, देखो एक ऐसी बीमारी थी जहां आप अपने सगे के साथ भी नहीं जा सकते, पर आज अगर आप किसी को हौसला दे देते हो, हौसला बढ़ा देते हो, कोई ये कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं अगर कोई जरूरत पड़ी। मैं अभी
क्योंकि मैंने ये जो काम किया मैंने दिखाने के लिए नहीं किया है। जी पर आपने पूछा तो मैं कह रहा हूँ, मैं रात को जी जी 12-12 1-1 बजे तक लोगों को फोन करता जी रहा हूँ, हॉस्पिटलों में फोन करता रहा हूँ। मैं नहीं गया बाहर, क्योंकि मैं भी 65 क्रॉस कर दिया, 66 में चल रहा हूँ। पर जी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं अभी भी जी 35 साल का हूँ, जी ठीक है, मेरा हौसला 35 साल का है। मैंने सारे हॉस्पिटलों को करके, और कई बंदे हैं जिनको 4 बजे गाड़ी में हमने ऑक्सीजन लगवाया है। जी जी और हमें बड़ी खुशी की बात है कि 4-5 बंदे मेरे नॉलेज में है जो कि बड़े एल एन हर्टी हैं, अपना स्वास्थ्य लेके घर पहुंचते हैं। जी। मुझे पता है आप लोगों ने जैसे बोला कि मैं 35 साल का हूँ, मैं भी आपको देख रहा हूँ कि 20 साल आपको हो गए सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद आप लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं, आस्था के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज ये साथ में एक जाते-जाते एक क्वेश्चन पूछ लूँ, क्या आपने कभी सोचा कि राजनीति में जाएँगे? किस चीज में? राजनीति में जाएँगे? राजनीति में? नहीं, राजनीति में जाने का देखो, आपको आपको राजनीति में तो अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आप जा सकते हो। मैंने पैसे कमाने नहीं, मेरे पास तो बड़े पैसे हैं। मैंने 20 साल नौकरी की है, मैं सचिन में रह के आया हूँ, मैं 0 टेम्परेचर में रह के आया हूँ, मेरे पास पेंशन है। मुझे और क्या चाहिए? इस एज में 2 रोटियां चाहिए मुझे, 2 फुलके कमाने हैं मैंने। मैं तो, ना तो मुझे पब्लिसिटी चाहिए, ठीक जी, है, ना तो मुझे वो चाहिए। राजनीति में जाके काम नहीं होते हैं। राजनीति में तो पैसा बनाया जाता है, काम करना तो आप वैसे काम करो। हम जी, काम कर रहे हैं, हमें किसी से वो नहीं है, ना हम किसी से डरते हैं। हमें किसी ने कहा था जब हम बद्दी में गए थे कि आपको जी इधर, तो वो बोलता है कि कितने ट्राले लेने हैं तुमने, भाग जाओ, जी, तुम्हें मार देंगे इधर। इंडस्ट्री जो फर्मा इंडस्ट्री है, सबसे रिच इंडस्ट्री है। जी, और मैं इधर कहना नहीं चाहता, हमें इतना कहा कि इधर तो लोग ऊपर जो है 1-1 करोड़ रुपए महीने का जाता है, आप कहाँ जी, चक्कर में, आपको मार देंगे। मैंने कहा मरना तो वैसे भी है यार, जी, मर के क्या करना है? मरना, हम फौज में नहीं मरे 20 साल में, तो यहाँ नहीं मरते। अभी मरेंगे तो अपनी मौत से मरेंगे, किसी के मारे नहीं मरते। अगर इस डर से अगर हम काम में जाएंगे तो नहीं, तो राजनीति में जाने का मेरा तो कोई विचार है नहीं है, ओके। चलो ना मैं चाहता हूँ। कन्वर सुरेश राणा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आपने वक़्त निकाला और हमारे लाइव फर्स्ट डॉट टीवी के साथ जुड़े और लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने अपना टाइम देके मुझे इस पब्लिक के रूबरू किया, और मैं काफी, यानी कि हिमाचल की 70 लाख जनता के सामने मैं पहुंच गया हूं। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। नमस्कार। ये थैंक यू। थे हमारे साथ जुड़े हुए मेजर कन्वर सुरेश राणा जी। आप देखते रहिए लाइव फर्स्ट डॉट टीवी और आप सबका धन्यवाद।